तो आज हम न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे। तो हमने लास्ट कुछ वीडियोस में फर्स्ट लॉ की बात की है, सेकंड लॉ की बात की है, राइट। और अगर आप उन लॉज को बारीकी से देखो तो आपको आपको पता लगेगा कि जो दो लॉज हैं उसके, वो फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, फोर्सेस को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, राइट। जैसे पहला लॉ बोलता है कि अगर फोर्स कोई नहीं है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी। दूसरा लॉ बोलता है अगर फोर्स है तो वेलोसिटी चेंज करेगी और बताता आपने को कि चेंज कितना होगा, राइट। तो इस दोनों लॉज में उसने एक और लॉ ऐड किया था जो काफ़ी ओरिजिनल लॉ था, जिसने काइंड ऑफ हाई लेवल पे फोर्सेस की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, फोर्स कॉन्सेप्ट की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको मुकम्मल किया था, कंप्लीट किया था, ठीक है। तो मैंने बोला ओरिजिनल लॉ, इसलिए बोला ओरिजिनल लॉ थर्ड लॉ को, क्योंकि पहले लॉ का क्लू, संकेत, आइडिया गैलीलियो ने दे दिया था, तो उस पर बिल्ड करना कोई मुश्किल नहीं था। एक बार हमारे पास पहला लॉ आ गया, जैसे हमने बात किया था, तो उसके ऊपर सेकंड लॉ बिल्ड करना भी मुश्किल नहीं था, कोई ना कोई उसको निकाल लेता। न्यूटन ने, कोई और भी निकाल सकता था उसको, और शायद 50 साल ज़्यादा लग जाते, 100 साल ज़्यादा लग जाते, बट वो निकल जाता। लेकिन थर्ड लॉ जो है ना, वो उसके लिए आपको न्यूटन चाहिए था, उसके लिए आपको न्यूटन जैसा दिग्गज चाहिए था। क्योंकि ये जब आप सोचो थर्ड लॉ के बारे में तो सीधा नहीं है बिल्कुल, और इसको बहुत मुश्किल है इसको सोचने का, क्योंकि इसको आप ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हो। तो बहुत मुश्किल है कि नेचर ऐसे भी काम करती होगी, राइट। तो इसलिए बहुत, मैंने बोला कि ओरिजिनल लॉ था ये, और इसको एक न्यूटन जैसा दिग्गज ही चाहिए था इसको निकालने के लिए। तो क्या बोलता है थर्ड लॉ? थर्ड लॉ बोलता है कि अगर आपने किसी को पंच किया, मुक्का मारा है, तो आपको उतनी ही जोर से, उतनी ही फोर्स से पंच वापस मिलेगा, मुक्का वापस मिलेगा। और कौन देगा आपको? नेचर देगी। ऑफ कोर्स जिसको आपने पंच किया वो भी आपको 2-4 टका के लगा सकता है, लेकिन अगर बेचारा वो शरीफ आदमी निकले, तब भी कुछ भी ना करे वो, तब भी अगर आप किसी को पंच कर रहे हो, मुक्का मार रहे हो, घूसा मार रहे हो, तो आपको भी उतनी ही जोर से घूसा, पंच वापस मिलेगा नेचर से। ये है कुदरत का इंसाफ, नेचर का इंसाफ। तो जब आप किसी को थप्पड़ मारते हो किसी के गाल में, और आपके हाथ में थोड़ा सा दर्द होता है, और आप खुश होते हो, यार ये दर्द उस फोर्स से है जिससे मैंने किसी को थप्पड़ मारा है, ऐसा नहीं है। ये दर्द जो है ये उस फोर्स से है जिससे उस गाल ने आपको थप्पड़ मारा है ना। मजे की बात। तो ये बोलता है न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। तो अभी हमने देखा एक स्पेशल केस न्यूटन का थर्ड लॉ का, अभी देखेंगे एक जेनरिक वे में न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ए है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट बी पे कुछ फोर्स अगर अप्लाई करेगा, तो बी भी उतनी ही फोर्स ए पे अप्लाई करेगा, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ए ने एफ फोर्स बी पे अप्लाई की, तो बी भी उतनी ही फोर्स, एफ फोर्स, ए पे अप्लाई करेगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। ये मतलब है इसका। दोनों में से एक फोर्स को एक्शन फोर्स बोलते हैं, दूसरे को रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। और दोनों में से कोई सा भी एक्शन हो सकता है, किसी को भी रिएक्शन फोर्स बोल सकते हो, ठीक है। और न्यूटन ने उसके अपने वर्ड्स में, उसके अपने अल्फाज में जो उसने किताब में लिखे थे, न्यूटन का थर्ड लॉ उसने ऐसा बोला था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये हो गया आपका थर्ड लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली थर्ड लॉ में वो ये है कि भाई एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पे होता है, एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं होता है। यहां पे ए ने बी पे एफ फोर्स अप्लाई की, और बी ने ए पे माइनस एफ फोर्स अप्लाई की। तो एक फोर्स ए पे लग रही है, दूसरी फोर्स बी पे लग रही है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लग रही है। जिसको याद रखिए, क्योंकि ये काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं इसमें। तो अगर आप देखो तो इसको गौर से सोचो इसके बारे में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे देखते हैं कोई फोर्स लग रही है, तो बिंदास आप मान लो कि भाई पूरी दुनिया में, यूनिवर्स में कहीं पे, कायनात में कहीं पे तो एक और ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा जिस पे इस फोर्स की का जुड़वा भाई या बहन लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। यह मतलब है इसका, राइट। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली कि एक्शन और रिएक्शन कॉज ईच अदर साइमल्टेनियसली। तो ये नहीं है कि भाई एक्शन के कारण रिएक्शन होता है या फिर रिएक्शन के कारण एक्शन होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ए ने बी पे फोर्स अप्लाई किया उसके बाद बी ए पर फोर्स अप्लाई करेगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों एक ही टाइम पे हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक दूसरे को कॉज करता है।
जैसे आप बाजार में चल रहे हो, बिजी स्ट्रीट है, तो आपको लगता है यार आपको किसी ने धक्का मारा है, आपको लगेगा किसी ने आपको धक्का मारा है, वो दूसरे बेचारे बंदे को लगेगा कि आपने उसको धक्का मारा है। लेकिन होता क्या है, आप एक दूसरे को एक ही टाइम में धक्का मारते हो। तो वैसा ही होता है यहाँ पे, एक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होता है और एक दूसरे को कॉज करते हैं वो। तो अगर आप देखो तो समरी जो हमने अब तक पढ़ी उसका न्यूटन का थर्ड लॉ, उसका मतलब ये निकलेगा कि जो फोर्सेस होती है इज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू एंटिटीज। दो एंटिटीज जब इंटरेक्ट करती हैं, दो बॉडीज जब इंटरेक्ट करती हैं, फोर्स वहां से पैदा होती है। अगर इंटरेक्शन नहीं है तो फोर्स नहीं होगा, ये मतलब है इसका। तो अगर आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है, सब चीजों से अलग कर दिया, उसको पूरे एनवायरनमेंट से अलग कर दिया है, तो उस बेचारे पर ना तो कोई फोर्स लग सकती है, ना वो कोई फोर्स किसी पे लगा सकता है। ये मतलब है इसका, ये नतीजा निकलेगा इससे। तो अगर आप सोचो तो काफी अजीब है ये। और यही मेरा मतलब था स्टार्टिंग में जब मैंने बोला था कि भाई इसको सोचने के लिए हमको एक न्यूटन ही चाहिए था, राइट। तो सोचिए इसके बारे में। तो आई थिंक ये था आपका न्यूटन का थर्ड लॉ। तो अभी जल्दी से कुछ एग्जांपल्स को यूज करके सैंपल एक्शन रिएक्शन पेयर देखेंगे। तो पहली एग्जांपल में आपके पास एक ब्लॉक है जिसको रस्सी से बांधा हुआ है, उसको आप खींच रहे हैं, कोई आदमी खींच रहा है उसको अपनी तरफ, राइट। तो जैसे हमने पिछली स्लाइड में बोला था कि फोर्सेस पैदा कहाँ से होती हैं, इंटरेक्शन के कारण पैदा होती हैं। जब दो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट करते हैं तब पैदा होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि इंटरेक्शन के लिए दोनों ऑब्जेक्ट्स को फिजिकली कॉन्टैक्ट में होने की जरूरत नहीं है। दोनों ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में नहीं, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होती हैं, फिर भी फोर्स हो सकती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है, तो उनके लिए दोनों को टच करना जरूरी नहीं है इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। तो इस केस में हम दो इंटरेक्शन की बात करेंगे, और भी इंटरेक्शन हो सकते हैं इस केस में, लेकिन हम दो पे फोकस करेंगे। तो पहला इंटरेक्शन क्या है, ये वाला इंटरेक्शन जहाँ पे आदमी और रस्सी इंटरेक्ट कर रहे हैं, खींच रहा है जब। दूसरा इंटरेक्शन पॉइंट क्या है, जहाँ पे रस्सी और ब्लॉक ये जुड़े हुए हैं, वो इंटरेक्शन पॉइंट, राइट। तो देखते हैं इस इंटरेक्शन पॉइंट पे फोर्सेस क्या क्या लग रही है। तो इस इंटरेक्शन पॉइंट जैसे देख सकते हो आप, आदमी रस्सी को खींच रहा है, राइट। तो मैन ऑन रोप फोर्स लग रही है, लेट्स उसको बोलते हैं FMR बोलते हैं। तो अगर रस्सी पे आदमी फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, रस्सी भी आदमी पे उतनी ही फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आपके पास एक रोप ऑन मैन फोर्स आ जाएगी FR, जो इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो अगर ये फोर्स थी अगर आपकी, जो आदमी रस्सी पे लगा रहा था, तो इसके इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में रस्सी आदमी में फोर्स लगाएगा। तो ये आपका एक एक्शन रिएक्शन पेयर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली यहाँ पे है, गौर करने वाली है कि जो फोर्सेस लग रही हैं एक्शन रिएक्शन पे, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रही है। पहली वाली फोर्स रस्सी पे लग रही है, ये वाली फोर्स आदमी पे लग रही है, ठीक है। दूसरा इंटरेक्शन पॉइंट क्या है, ये वाला है, इस पर देखते हैं क्या क्या फोर्सेज लग रही है। तो इस इंटरेक्शन पॉइंट पे रस्सी जो है वो ब्लॉक को इस तरफ खींच रही है, तो रोप ऑन ब्लॉक। तो अगर रस्सी ब्लॉक को खींच रही है तो थर्ड लॉ के मुताबिक ब्लॉक भी रस्सी को खींचेगा, तो ब्लॉक रस्सी को इस डायरेक्शन में खींचेगा, तो ब्लॉक ऑन रोप दूसरी फोर्स लग रही है FBR। तो ये वाला इस डायरेक्शन में अगर रस्सी खींच रहा है ब्लॉक को, तो इस डायरेक्शन में ब्लॉक रस्सी को खींचेगा, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। अगेन इंपॉर्टेंट बात गौर करने वाली, फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रही है। यहाँ पे ब्लॉक पे फोर्स लग रही है, यहाँ पे रस्सी पे फोर्स लग रही है, ठीक है। तो अभी अगर आपको रस्सी का एक्सेलरेशन निकालना हो तो आपको रस्सी पे सारी की सारी फोर्सेस का एडिशन करना पड़ेगा। तो रस्सी पे एक फोर्स ये लग रही है, एक रस्सी पे फोर्स ये लग रही है, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, दोनों को ऐड करो, MA के इक्वल बना दो, तो सेकंड लॉ लगा सकते हो आप। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर का देखने का, ठीक है। तो अभी जल्दी से एक और एक्शन रिएक्शन पेयर देखते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसा एक ब्लॉक पकड़ा हुआ है, तो आपको पता है अगर आपने ऐसा ब्लॉक पकड़ा हुआ है तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगा, ये फोर्स लगेगी उसको, जो उसको सेंटर तक लेके जाने की ट्राई करेगी, तो ये होती है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके कारण ऑब्जेक्ट का वेट होता है। तो अगर आप इसको एक्शन पेयर मानो, एक्शन फोर्स मानो, तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा, ब्लॉक भी अर्थ को इक्वल फोर्स से अपने डायरेक्शन में खींचेगा, तो ये फोर्स होगी आपकी क्या, रिएक्शन पेयर। तो आपके पास आ गया एक एक्शन रिएक्शन पेयर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ये ब्लॉक जमीन पे गिर जाता है और वहां पे रुक जाता है। यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज होती है। अब जो पहले जो एक्शन रिएक्शन लग रहा था ग्रेविटेशनल, वो तो रहेगा आपके पास, वो एक्शन रिएक्शन पेयर तो आपके पास अभी भी है, लेकिन इसके साथ साथ एक और एक्शन रिएक्शन पेयर यहां पे लगेगा आपको, वो होगा कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कारण। और हमने एक सेपरेट वीडियो किया जिसमें हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात की है अंडर द हेडिंग नॉर्मल फोर्स, उसको आप प्लीज देखिए,
ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के साथ साथ एक्शन रिएक्शन के साथ यहां पे भी एक और एक्शन रिएक्शन आ जाएगा जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कारण होगा, नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अभी यहां पे इस ऑब्जेक्ट में दो एक्शन रिएक्शन पेयर काम कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे पहले हमने दो इंटरेक्शन पॉइंट कंसीडर किए थे, अब एक और इंटरेक्शन पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं और यहां पे दो एक्शन रिएक्शन पेयर और लग रहे होंगे, राइट। तो आज के लिए इतने, होपफुली आपको थोड़ा ये समझ में आ गया एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।